हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज आपके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया गया है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बीएससी नर्सिंग में किया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। क्योंकि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग की ऐसे डायरेक्ट पोस्ट बहुत कम आती हैं। तो आपके लिए जो SGPGI लखनऊ यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में आपके लखनऊ ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। ये उसका नोटिफिकेशन है, रिलीज कर दिया है डिफरेंट पोस्ट्स के लिए। देखो यहाँ पे देखिए, आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी की। इसमें आपको ग्रुप बी से लेके ग्रुप डी तक सारी पोस्ट हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और सभी को पता है कि ग्रुप बी का पे लेवल कितना ज्यादा अच्छा होता है। देखिए लेवल 7 होता है, इन हैंड आपका बहुत अच्छा खासा अमाउंट आता है। और ग्रुप सी का भी पे लेवल 6 होता है, और कुछ जॉब्स इसमें देखो आई हैं जिसका लेवल 4 है। एक बार हम जल्दी से नजर लगा लेते हैं इन पे। जिन बच्चों के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है वो जरूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। देखिए नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर की कितनी सारी पोस्ट आई हैं, टोटल अराउंड 1479 पोस्ट आई हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई। तो आपको अपना फॉर्म उससे पहले पहले फिलअप करना है। कौन कौन सी पोस्ट है? ग्रुप बी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की। फिर आती है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, CSSD असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट। जो ये हॉस्पिटल अटेंडेंट है ये ओनली ग्रुप डी की पोस्ट है। बाकी सारी ग्रुप सी या फिर ग्रुप बी की पोस्ट है। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट बहुत अच्छे लेवल की आई है, अच्छा खासा आपकी सैलरी होगी। ठीक है, आप देखेंगे कि जो भी ये पीजीआई वगैरह में जॉब्स होती हैं इनके अपने बहुत सारे पर्क्स होते हैं। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आती हैं। है ना, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, बच्चे फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसको रीड डाउन कर लें कि कैसे कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ये SGPGIMS की वेबसाइट है। देखो ये है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल करिए। वहां पे देख लीजिए कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं, वो मैं अभी आपको आगे इसमें बताऊंगी। अगर हम फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी फीस 1,000 है, लेकिन जीएसटी के बाद 1180 रुपए लगेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबको पता है, जो इकोनॉमिकली हमारा वीक सेक्शन है उनके लिए है, उनकी भी 1180 है। फीस में दोनों की कोई डिफरेंस नहीं है, बट कट ऑफ में बहुत बार डिफरेंस होता है। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं वो प्लीज अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस से ही फिल करें। ये नहीं कि ये सोच लें अरे दोनों की फीस सेम है तो हम लोग यू आर अनरिजर्व कैटेगरी से ही फिल कर दें। अगर आपका सर्टिफिकेट है तो उसको मेंशन करिए, बिकॉज कट ऑफ में कई बार दोनों की डिफरेंस होता है। देन SC ST के लिए 708 का ये फॉर्म है। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करके फीस फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक इसका देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया है वो किसको दिया है, कैसे दिया है? एज पर पॉलिसी ऑफ, जो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके लिए दिया है। क्योंकि देखो ये यूपी की जॉब है, लखनऊ लखनऊ के पीजीआई में निकली है इसलिए। लेकिन ऐसा इसमें आई डोंट थिंक कहीं मेंशन है कि आउटसाइड यूपी वाले इसको फिल नहीं कर सकते। वो सब अगर कोई देखो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर UR कैटेगरी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लखनऊ यूपी के नहीं हैं और आपको फॉर्म फिल करना है, देन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना होगा कि अगर आप किसी और स्टेट में ओबीसी में, SC में, ST में या फिर EWS में आ रहे हैं, तो आप जब यहाँ यूपी में फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जनरल में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। आपको कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी की तरह होगा, आपका रिजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ यूपी वालों के लिए है, बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो बाहर वालों को अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। देख लीजिए यहाँ पे जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। अब हम आते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सबसे पहली बात है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इससे पहले मेंशन कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वेट करते करते उनकी एज का इशू आ जाता है। तो इसमें एज लिमिट भी अच्छी खासी रखी गई है, 18 से 35 साल तो रखी गई है।
अगर हम एज की बात करें तो 18 से 35 ईयर्स ये है मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिला है, ये मिला है फीमेल कैंडिडेट को, उनकी एज है 38 ईयर्स, मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, 38 ईयर। अब आते हैं क्वालिफिकेशन के लिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। देखो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है और बहुत बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी के साथ साथ इसके अपने बहुत सारे पर्क्स हैं। तो ये आती है नर्सिंग ऑफिसर। भाई ऑफिसर नाम लग रहा है तो समझ जाओ ऑफिसर ही हो। तो इसके लिए देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंडियन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, या फिर अगर बीएससी नर्सिंग है तो वो भी किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये देखिए बीएससी का पोस्ट सर्टिफिकेट हो या फिर बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, कहीं भी इससे और ये हो, दोनों चीजें। अगर ये नहीं है तो ये दोनों होनी चाहिए, ये दोनों नहीं है तो ये तीनों होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग। देखो मिडवाइफ के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है मिडवाइफरी का इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, और आप रजिस्टर्ड हैं एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं कि अब आपने बहुत छोटे से हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस दिखा दिया कि इसमें सिर्फ 10 बेड है या 5 बेड है। उन्होंने मेंशन कर दिया है नोटिफिकेशन में क्लियर कि मिनिमम 50 बेडेड होने चाहिए हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब कि जो हमारी मिडवाइफें या फिर नर्सेस हैं उनका भी, उनके लिए भी ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास डिप्लोमा है देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉलोइंग दीज टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारी आती है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर भी बहुत अच्छी पोस्ट है। आप इसमें देखेंगे जो भी बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। भाई बीकॉम के साथ आपको 2 साल अकाउंटेंसी में एक्सपीरियंस चाहिए देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, डिग्री चाहिए किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, ग्लास टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल या डिप्लोमा हो, या फिर और लिखा है ना तो भाई या फिर ये सारी हो, डिप्लोमा हो और एक्सपीरियंस हो। क्लियर। फिर हमारी नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें बीएससी लाइफ साइंस वालों के लिए भी आ गया है। बीएससी लाइफ साइंस वाले न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की में अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर में कोई भी डिग्री चलेगी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो, कोई भी डिग्री हो। मेडिकल सोशल सर्विस, ये हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट है ना। मेडिकल सोशल सर्विसेज ऑफिसर, इसमें चाहिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। देखो ये ऑप्शन हमारा चाहे बीकॉम का हो, नर्सिंग का हो, या फिर हमारा आ गया सोशल वर्क में हो, सबके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। एक्सपीरियंस इन लाइन विद द वेलफेयर ऑफ हेल्थ, कुछ भी इनमें से हो। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये सिर्फ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर आपको सबको पता है स्टेनो की जो पोस्ट होती है ग्रेजुएट चाहिए होता है, और इसमें हमें टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। तो अगर इंग्लिश हिंदी की बात करें, हिंदी और इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हमें चाहिए। तो जो बच्चे हमारे टाइपिंग वगैरह के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी पोस्ट आई है। स्टैनो की पोस्ट है और संजय गांधी पीजीआई इंस्टीट्यूट में है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी, और ग्रुप सी में आ रही है। ठीक। फिर आती है CSSD असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट और ओटी असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट के लिए ये देखो एनेस्थीसिया वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनेस्थीसिया में कुछ भी कोर्स कर रखा है उनके लिए आई है ओटी असिस्टेंट की। हॉस्पिटल अटेंडेंट 10th पास, यानी कि भाई ये 10th पास वालों के लिए भी यहाँ ऑफर है। ड्राफ्टमैन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, 12th वाले भी भाई अप्लाई करेंगे। और CSSD में भी 12th, 10th+2 इन साइंस, बस साइंस में होना चाहिए आपका 12th क्लास। 12th और 10th वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हैं आपकी किसी वजह से पढ़ाई छूट गई है या फिर आपका ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में है देन आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियस। अब अगर हम बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, आप जाइए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपके पास रिसेंट फोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, और ये सब जो 10th 12th के डिप्लोमा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। क्योंकि ये सब क्यों मांगे गए हैं, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी उन्हीं सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही पता चलेगी। क्लियर है।
ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी पेमेंट है, ऑनलाइन मोड है। और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देखो ये आता है यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हॉल टिकट एग्जाम डेट से पहले आ जाएंगे। ठीक है। और द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एक्सेप्ट, अगर हम ग्रुप डी में तो दोनों में रहेगा, लेकिन और सब में हमारा सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। क्लियर। स्क्रीनिंग के टाइम पे, स्क्रीनिंग के टाइम पे एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसका नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक, वो इंग्लिश में होगा फॉर ग्रुप बी एंड सी जॉब, और ग्रुप डी के लिए वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। क्लियर है। ठीक है। ये इससे हमारी स्क्रीनिंग होगी। फिर जो ये कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है ये हर पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। ठीक, किस किस के बेसिस पे, एप्टीट्यूड एंड डोमेन, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे स्पेसिफिक नॉलेज होगी। जैसे कि नर्सिंग की बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है तो उससे रिलेटेड होगी, और एक एप्टीट्यूड जो जनरल होता है वो सबसे ही पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड की हमारे चैनल पे वीडियो चल रही है, तो जो बच्चे नए हैं वो जाके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब पहले कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हम सीआरटी की बात करें यानी कि जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसकी बात करें, तो जो 50% नंबर चाहिए, अगर मान लीजिए वो 100 मार्क्स का है तो आपको 50 मार्क्स चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए। किसके लिए, जनरल, अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और अनरिजर्व के लिए, और 45% चाहिए एससी और एसटी के लिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो स्किल टेस्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन है उसका जो सिलेबस है वो हमारा मैंने बताया कि एक तो क्या है, एप्टीट्यूड है, और दूसरा क्या है, जो भी स्पेसिफिक टू सिलेबस, स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट है। ठीक है ना। और वैसे आप एक बार इसको रीड लगा लें, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में दिया गया है कि किस किस पोस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि ये आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि स्किल टेस्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर कॉमन, जब आपका सीआरटी क्लियर हो जाएगा तब आपका एक स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा या फिर टेक्निकल एग्जाम होगा जिस भी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि हो सकता है स्टेनोग्राफर के लिए रिक्वायर्ड है या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, उस टाइम पे जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन सीआरटी सभी का होगा। कैंडिडेट इन अ रेशियो एज डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटेंट authority will be shortlisted based on the merit of common recruitment test, यानी कि आपका जो सीआरटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें बहुत अच्छे से, ये नहीं कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं, आगे उसकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के अकॉर्डिंग ही स्किल टेस्ट होगा फॉर दोज पोस्ट जिसमें स्किल टेस्ट की रिक्वायर है या फिर टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन एक चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि सीआरटी सभी का होगा। क्लियर है। और वेबसाइट पे ही इसका रिजल्ट आएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। फाइनल लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी किसके बेसिस पे, जो एग्जाम हुआ था आपका सीआरटी उसके बेसिस पे होगी। ठीक, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल लिस्ट उसी के मार्क्स के बेसिस पे ही वो होगी, प्रिपेयर होगी। अगर टाई हो जाता है तो कैसे होगा ये आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और जो भी आपके अदर क्वालिफिकेशन है वो सब आप इसमें चेक कर लीजिए। बहरहाल फिलहाल आप अपना फॉर्म फिल करिए। ये नॉर्मलाइजेशन का बेसिस दिया है, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जब अलग अलग शिफ्ट्स में कई बार एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। फिलहाल आप इंपॉर्टेंट डेट ध्यान रखिए, 18 जुलाई। आप जाके अपना फॉर्म उससे पहले भर दीजिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शो योर लव बाय लाइकिंग आवर चैनल एंड वीडियो। Thank you.